नमस्कार। एनएचआरसी की रिपोर्ट आ गई है और उसमें पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के लिए बहुत सारी चीजें कही गई हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करे, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, भाजपा के दूसरे बड़े नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की थी। 200 से अधिक सीटें लाने की बात की थी। अल्टीमेटली वो 70 पे सिमट गए। और इसके बाद जैसे ही ये पता चला कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, हिंसा का जो तांडव शुरू हुआ वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इतनी हिंसा हुई कि आजाद भारत में जम्मू कश्मीर की तरह ही पश्चिम बंगाल से लाखों लोगों ने असम और आसपास के इलाकों में शरण ली। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भाजपा ने अपने बहुत से कार्यकर्ताओं को सब जवाब दिखाए, उनकी रक्षा का वचन दिया और इसके बाद उनको निरीह हालत में छोड़ दिया। हो सकता है उनकी कोई मजबूरियां रही हों, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने से बच रही है। अच्छा तो यही होता कि पश्चिम बंगाल में चुनाव ही राष्ट्रपति शासन में लगाए जाते, और अगर रिजल्ट आ भी गए थे और हिंसा नहीं रुक रही थी तो इतनी जल्दी क्या थी उनको शपथ दिलाने की। राष्ट्रपति शासन लगाकर उनका ममता जी का सिंहासन कहीं भागा नहीं जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने शपथ ले ली है। इसके बाद भी जो भी सामदान दंड भेद करके ममता सरकार ने ये कोशिश की कि जो बंगाल हिंसा के मामले हैं वो मुख्य धारा की मीडिया में रिपोर्ट ना हो। और ये सही भी है कि मुख्य धारा की मीडिया के पास 50 खबरें रहती हैं। थोड़ी दिन पश्चिम बंगाल का मुद्दा चला और धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब पश्चिम बंगाल का मुद्दा मुख्य धारा की मीडिया से बिल्कुल पूरी तरह से गायब है। तमाम इसमें याचिकाएं दायर की गई कलकत्ता उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत का ये देखिए कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हैं, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कई कानून खत्म कर देते हैं, लेकिन इस मामले में ना तो स्वतः संज्ञान लिया और ना ही अब तक कोई फैसला दिया है। इसे क्या कहा जाए, ये भी लोकतंत्र की विफलता या हम जो भी कह लें, लेकिन स्थितियां बहुत खराब हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी और उस एक याचिका के आधार पर ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे और एक समयबद्ध तरीके से एक रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक 7 सदस्यीय टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, पश्चिम बंगाल में पहुंची। और आप ये देखिए, जो मानव अधिकार की टीम वहां पे मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए गई है, उस पर भी अटैक हो गया। जाधवपुर इलाके में उस टीम पर आक्रमण कर दिया गया और उनको वापस लौटना पड़ा। बाद में केंद्रीय बलों की सुरक्षा मिलने के बाद उनको अपने गंतव्य में जाना उचित समझा गया। 7 सदस्यीय इस टीम ने 20 दिन पश्चिम बंगाल में गुजारे और एक 50 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। उस 50 पन्नों की रिपोर्ट है, स्वाभाविक है, बहुत छोटी सी रिपोर्ट है और हमें नहीं लगता कि उसमें पश्चिम बंगाल के सारे जो हिंसा और बलात्कार, मर्डर, जितने भी अत्याचार हुए हैं वो सारे आ पाए होंगे, क्योंकि 20 दिन के समय में वो पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते हैं। और एक दिन में कितनी जगहों पर उन्होंने विजिट किया होगा, खैर इसका पूरा डाटा उपलब्ध है, कितनी जगह वो गए, किन लोगों से बात की, और वो एनेक्सर्स के रूप में है, लेकिन 50 पन्ने की एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट उन्होंने उच्च न्यायालय में सौंप दी और इसके बाद में ही तमाशा खड़ा हो गया कि रिपोर्ट लीक किसने कर दी। और केंद्र सरकार के साथ में ममता बनर्जी जैसे सामान्य तरीके से करती हैं, वो अपना दो दो हाथ करने लगी। सबसे बड़ी विस्मयकारी चीज है कि ममता बनर्जी मोदी सरकार पर, मोदी सरकार के मंत्रियों पर, गृह मंत्रियों पर जितने अपमानजनक शब्दों में बात कर सकती हैं,
उतनी तो शायद इमरान खान भी नहीं करते हैं। और समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या मजबूरी है, केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब कई मामलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय ममता बनर्जी सरकार की भर्त्सना कर चुका है, सर्वोच्च न्यायालय भर्त्सना कर चुका है, मानव अधिकार आयोग भर्त्सना कर चुका है, तमाम जो संगठन हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ है। मीडिया की रिपोर्ट चीख चीख के बता रही है कि कितने अत्याचार वहां पे किए गए। अब क्या मजबूरी है? फाइनली जो लोग इंतजार कर रहे थे कि मानव अधिकार आयोग की जो टीम है, इसके बाद शायद केंद्र सरकार कुछ करेगी, तो इस टीम ने अपनी रिपोर्ट दी, उसकी कुछ चीजें पेपर में आई, और उसके बाद ही ममता बनर्जी ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर उन्नाव तक ये सब कुछ हो गया और कुछ नहीं हुआ, वहां तो पत्रकार की पिटाई भी हो गई। मतलब ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनके लिए ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बंगाल की हिंसा को एक ही तराजू में तौल दिया। अब आप एक आंकड़ा जो दिया है मानव अधिकार आयोग की कमेटी ने, उसमें आप देखिए कि जो विभिन्न लोगों ने पुलिस थानों में अपनी रिपोर्ट लिखवाई हैं शब्द पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और ज्यादातर मामलों में पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। और किसी कारण से बहुत सारे लोग पलायन कर गए, दूसरे पड़ोस के राज्यों में चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। आप ये समझिए उन लोगों की आजीविका छिन गई, उनके घर जला दिए गए, महिलाओं बच्चों के साथ में बहुत बदसलूकी हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। और भाजपा की एक कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो दिया और उसमें बताया कि अभी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि महिलाएं रात में इकट्ठा करवा ली जाती हैं, लोग ले जाते हैं और सुबह घर पे छोड़ जाते हैं। मतलब ये इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। अब आप देखिए कि जो पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी उसमें 9,300 लोगों को आरोपित बनाया गया था, लेकिन पुलिस अभी तक सिर्फ 1,300 लोगों को गिरफ्तार कर सकी। और 1,300 गिरफ्तार हुए लोगों में से 1,086 लोगों को जमानत दे दी गई, थाने से ही जमानत दे दी गई। आप समझिए कि थाने से कैसे लोगों को छोड़ा जाता है जब बहुत ही साधारण तरीके के अपराध हों। तो ये तो कार्यप्रणाली है पश्चिम बंगाल सरकार की। अब आते हैं कि जो कमेटी है उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं जो अभी लीक होकर सामने आई हैं। और उस लीक होने की जो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, उसके परिप्रेक्ष्य में इस कमेटी ने कहा है कि इस रिपोर्ट की एक कॉपी पश्चिम बंगाल सरकार को भेजी गई है और उसकी मुख्य कॉपी उच्च न्यायालय कलकत्ता को भेजी गई है। तो स्वाभाविक है जब पश्चिम बंगाल सरकार को भी एक कॉपी भेजी गई है तो वहां से भी लीक हो सकती है। ममता बनर्जी ये कैसे कह सकती है कि नहीं नहीं इसे केंद्र सरकार ने लीक किया है और ये मोदी सरकार अपनी पश्चिम बंगाल में हार नहीं बचा पा रहे हैं इसलिए बदले की भावना से काम कर रहे हैं। इसमें बदले की भावना क्या है? और ये एक मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री लगातार पिछले कई साल से सरकार के लिए इतने कटु वचन, इतने अपशब्द बोल रहा है। और अब तो हद ये हो गई है कि लोगों का जो जो भुक्तभोगी हैं, जिनको ये परेशानियां हो रही हैं, उनका विश्वास भी शायद केंद्र सरकार से उठता जा रहा है। उनमें कई लोगों ने अपना मुंडन करा लिया। मुंडन कराने का मतलब है उन्होंने एक शोक प्रकट किया भाजपा में जाने का और फिर तृणमूल कांग्रेस में वापस हो गए। मुकुल राय एक बड़े नेता थे, वो तो वापस हो गए। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में वापस हो गए। और आप समझ सकते हैं कि वापस राजी खुशी से नहीं हुए, प्रेशर में हुए, अपनी जान बचाने के लिए हुए हैं। ये वही है जिस समय लोगों ने मुगल साम्राज्य में विदेशी आक्रांताओं के जमाने में धर्मांतरण किया था अपनी जान बचाने के लिए। लालच भी कुछ लोगों ने किया होगा, बहुत कम था, लेकिन ज्यादातर अपनी जान बचाने के लिए प्रेशर में, दबाव में, शक्ति के प्रयोग में किया था। वही सिचुएशन पश्चिम बंगाल में हो गई है। अब बात करते हैं कि जो कमेटी है उसने क्या रिकमेंडेशन दी। कमेटी ने सुझाव दिया है कि जिस किसी गांव में 5 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, हिंसा के 5 से ज्यादा मामले हुए हैं, वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएं। क्यों? क्योंकि राज्य की पुलिस पे लोगों का भरोसा नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य की पुलिस सरकारी एजेंट की तरह काम कर रही है। सरकारी एजेंट मीन्स तृणमूल कांग्रेस की एक राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। और जो लोग पुलिस के पास जाते हैं और अपनी बात बताते हैं, उल्टे पुलिस वो सूचना उन
टीएमसी कार्यकर्ताओं को पहुंचा देती है और उनका फिर हिसाब किताब बराबर कर दिया जाता है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर पुलिस ही एक पक्षीय, एक राजनीतिक पक्ष बन जाएगा तो लोगों का विश्वास स्वाभाविक रूप से उठ ही जाएगा। इसलिए कमेटी ने सिफारिश की है कि केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाए। और दूसरा, कमेटी ने कहा है कि जो जितने भी मर्डर हुए उन्होंने दिया है कि चुनाव के बाद कम से कम 30 कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के ही मारे गए हैं, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए। तो इन सभी ऐसे जितने भी मर्डर हुए हैं और जो अप्राकृतिक मौतें हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं और जो बलात्कार के मामले आए हैं, उन सब की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस इसमें कुछ भी नहीं करेगी। ये एक तरीके से अविश्वास की भावना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ नहीं करेगी। लोगों का भी कितना मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पुलिस के पास जाएं तो पुलिस खुद मुखबिरी कर रही है। इसके अलावा कमेटी यही नहीं रुकी, कमेटी ने कहा कि जो केस हैं, केसों के जो ट्रायल हैं, वो राज्य सरकार के बाहर किए जाएं। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए जिसमें त्वरित मामले निपटाए जाएं, लेकिन वो किसी भी हालत में राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में इस राज्य के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, राज्य के बाहर बनाए जाएं। एक और सिफारिश की है कमेटी ने कि सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में एक एसआईटी बनाई जाए। वो एसआईटी जो गठित की जाए उसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हों जो राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों के या राज्य सरकार के दबाव में ना आए और अपनी रिपोर्ट दें। इसके अलावा जो कमेंट्स दिए हैं कमेटी ने वो रियली बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं। कमेंट्स उन्होंने ये दिए हैं कि सत्ताधारी दल ने, तृणमूल कांग्रेस ने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर हिंसा की। जिन लोगों ने वोट दिया भाजपा को या जिनको भाजपा कार्यकर्ता के रूप में पहचाना गया, उनके विरुद्ध जानबूझकर हिंसा की गई, ऐसा कमेटी ने लिखा हुआ है। ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर विषय है। और जो टिप्पणियां हैं उस टिप्पणी में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं है, शासक का शासन है। शासक कौन है? तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी। यानी जो पुलिस है, जो राज्य सरकार की और मशीनरी है, वो सिर्फ ममता बनर्जी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है। उसका सामान्य जनता से, सामान्य जनजीवन से कोई लेना देना नहीं है। अनेक लोग जो हिंसा से प्रभावित हुए और डर की वजह से घर छोड़कर भाग गए, कोई असम में है, कोई दूसरे राज्यों में है, उसमें जब वो जा रहे थे उस समय भी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस चाहती तो उनका पलायन रोक सकती थी, पुलिस चाहती तो हिंसा रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आप ये समझिए कि पुलिस अगर कोई व्यक्ति होता तो शायद उसे शर्म होती, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस तो इस तरह की है, जब कम्युनिस्ट शासन था तो उनके एक हथियार के रूप में काम करती थी और आज वो ममता का हथियार बनी हुई है। कमेटी ने जो एक सबसे गंभीर बात उठाई है वो ये उठाई है कि राज्य में अभी भी हिंसा हो रही है। आप समझिए चुनाव को हुए कितने दिन हो गए? 2 मई को रिजल्ट आ गए थे और उसी दिन से हिंसा शुरू हो गई थी और 2 मई से लेके 2.5 महीने हो गए हैं, अभी भी हिंसा बदस्तूर जारी है। और अब तो इतनी अनियंत्रित हिंसा हो रही है कि मीडिया वहां पर है नहीं। मीडिया चुनाव के टाइम पे गया था, थोड़े बहुत समय वहां रहा, वहां की खबरें प्रसारित की, लेकिन अब तो कुछ है नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र है। जो इस तरह के गुंडे, मवाली, बदमाश और बांग्लादेशी हिंसक लोग हैं, वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। तो टिप्पणी ये जो की है कमेटी ने, वो उसने लिखा है कि अगर हिंसा नहीं रोकी गई तो गणतंत्र की हत्या हो जाएगी। अगर हत्याएं नहीं रोकी गई, हिंसा नहीं रोकी गई और लोगों की हत्याएं नहीं रोकी गई तो गणतंत्र की हत्या हो जाएगी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के पीछे जो छिपी हुई है, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, इवन विदेशी मीडिया में भी ऐसे छप रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल बृहद बांग्लादेश की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है और जो विभाजनकारी ताकतें हैं पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं, खास तौर से बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 90% तक पहुंच गई है, वो इलाके बिल्कुल अनियंत्रित हो गए हैं। अगर आज उनका ये कहना है कि अगर आज ममता बनर्जी चाहें भी
तो उनको नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। ये ऐसी स्थिति हो गई है कि जिसने भस्मासुर क्रिएट किया, अब वो भस्मासुर उनके ही कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी भी हो सकता है असहाय हों। अभी तो वो कुछ कर भी नहीं रही, अगर करें तो हो सकता है उनको सफलता ना मिले। कमिटी ने लिखा कि पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध है। ऐसे में क्या होना चाहिए? केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए वहां से अधिकारियों को कार्यमुक्त कराने के लिए, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में चले गए। एक ट्रांसफर किया, नहीं गया। ममता बनर्जी के जो मुख्य सचिव थे, जिनको एक्सटेंशन केंद्र सरकार ने दिया था, उनको भी ट्रांसफर किया गया। वो प्रधानमंत्री की मीटिंग में नहीं आए, उनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया, तमाम कुछ हुआ, तमाम शोबाजी हुई, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। पता चल रहा था कि उनको महामारी एक्ट में बुक कर दिया जाएगा, जेल जाएंगे, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा उदाहरण स्थापित नहीं किया गया है जिसमें लोगों को लगे कि हाँ, केंद्र सरकार मजबूती के साथ खड़ी है और ममता बनर्जी से संघर्ष करेगी। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार में संघर्ष की तो बात ही नहीं है। राज्य सरकार की हिम्मत देखिए, एक राजनीतिक दल की हिम्मत देखिए कि वो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कह रही है, गृह मंत्री को गुंडा बता रही है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जो भी हो, कमेटी ने लिखा है कि पीड़ितों की आर्थिक सहायता की जाए, पुनर्वास करने के लिए शीघ्र से शीघ्र उपाय किए जाएं और उनकी आजीविका की व्यवस्था की जाए, और उनको सबसे बड़ी चीज है उनका विश्वास बहाल किया जाए। जब तक उनका विश्वास बहाल नहीं किया जाता, ये लोग वापस नहीं आएंगे। आप सोचिए, जो लोग अपना इस हिंसा के दौर में अपना घर द्वार छोड़ के चले गए, उनके घर बार सब लूट लिए गए। ये बिल्कुल वैसी स्थिति हुई जैसे देश विभाजन के समय, मैं तो उसमें पैदा भी नहीं हुआ था, जिन लोगों ने हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, वैसी ही स्थितियां हैं जैसी देश में विभाजनकारी समय में हुआ था कि लोगों इतनी हत्याएं हुई, लूट लिया गया सामान, सारी स्थितियां हैं। अब वो लोग वापस भी आएंगे तो कहाँ जाएं? उनके घर जला दिए गए हैं, कोई उनके पास सामान नहीं है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो उनके लिए एक पैकेज घोषित करे, ऐसे लोगों के लिए एक खुद केंद्रीय दल बनाए, ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए, उनको वापस लाने के लिए प्रयास किए जाएं, केंद्रीय बल तैनात किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में है, वहां कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इसलिए अब तो उच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कमेटी की रिपोर्ट है। अब क्या चाहिए मोदी सरकार को? कहते हैं कि मत चूको चौहान, ये मोदी सरकार पे भी लागू होती है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी भी ये कदम नहीं उठा पाए तो कब उठाएंगे? लोग इंदिरा गांधी को, कांग्रेस शासन को दोष देते हैं कि उन्होंने धारा 356 का बहुत दुरुपयोग किया। अरे उन्होंने दुरुपयोग किया, ठीक है, आप इसका सदुपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका सदुपयोग करने का समय आ गया है। अभी ऐसी परिस्थितियों में भी अगर धारा 356 नहीं लगाई जा सकती है तो धारा 356 होने ना होने का संविधान में कोई मतलब नहीं। इसलिए मत चूको चौहान, मोदी सरकार को चाहिए कि तुरंत तुरंत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और आप ये समझ लीजिए कि ममता बनर्जी तो किसी भी ऐसे विस्थापित लोगों के, जो हिंसा से प्रभावित लोगों के पास नहीं गई। जो राज्यपाल राज्यपाल जाने के लिए तैयार हुए तो ममता बनर्जी ने अपना विमान देने से मना कर दिया और उनको चिट्ठी लिख के कहा कि नहीं नहीं, ये पश्चिम बंगाल के एक्ट में है, आप नहीं जा सकते हैं, आप बगैर सरकार की मर्जी के ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। और उनको अपने साधन से जाना पड़ा और जनता का, जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गुंडे हैं, उनका विरोध का सामना भी करना पड़ा। और उन लोगों से, जो अफेक्टेड परिवार हैं, जो प्रभावित परिवार हैं, उनसे मिलके बेचारे वो रो पड़े। आप ये समझिए कि उनके दिल में दर्द है। वो अपनी रिपोर्ट पर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार के पास क्या मजबूरी है। इसलिए पूरा देश उनसे अपील कर रहा है। सोशल मीडिया पर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। मैं सभी देशवासियों की तरफ से अपील करता हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तुरंत राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लागू होना चाहिए। ये यहीं तक मामला है। आगे हम लोग किसी और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।